नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 111 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्लेटो, आकार या प्रत्यय सिद्धांत और दार्शनिक राजा का विचार। इससे पहले हम चैप्टर को पढ़ें उससे पहले ये जान लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी और वहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आकार का जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत क्या है। और जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो भी यही बनेगा कि प्लेटो के आकार के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरी बात यह है कि जब आप आकार के सिद्धांत को पढ़ोगे तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल यूज़ किया है प्लेटो ने, और वो एग्जाम्पल है गुफा का। उसका ही वर्णन यहाँ पर चैप्टर में किया जाएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की, जहाँ से क्वेश्चन आने के 99% चांस रहते हैं, हालांकि आकार के सिद्धांत से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो ये है कि प्लेटो का राजा के बारे में क्या विचार था। और प्लेटो ये कहता था कि एक राजा के अंदर दार्शनिकता होनी चाहिए। अब बात यही आती है कि एक दार्शनिक कौन होगा, एक अच्छा राज्य कैसे बनेगा और उसमें दार्शनिकों की भूमिका क्या होगी। तो देखो, आप जितने भी फिलोसफर्स को पढ़ोगे, चाहे वो भारतीय राजनीतिक चिंतक हों और चाहे वो पश्चिमी राजनीतिक चिंतक हैं, खासतौर पर जब आप वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ोगे, वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ोगे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चिंता जताई है वो इसी चीज़ पे जताई है कि एक अच्छी शासन प्रणाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो, जब आप देश के बारे में पढ़ोगे तो एक देश में दो ही तत्व होते हैं, एक जनसंख्या होती है, एक राजा होता है। तो एक जनसंख्या जो देश की होती है, जो नागरिक होते हैं देश के, उनके राज्य के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं, इस चीज़ पर बहुत चिंतन किया गया है। फिलॉसफी में इसके बारे में कूट कूट के विचार रखे गए हैं। दूसरी बात ये आती है कि जब नागरिकों के कर्तव्य सेट हो गए तो राजा की भूमिका क्या होगी, राजा किस प्रकार से शासन चलाएगा, राजा को कितनी पावर दी जानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, राजा होना ही कौन चाहिए। इस चीज़ पर भी बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। तो लेकिन अलग अलग विचारकों ने इसके बारे में अलग अलग राय दी है। यहाँ हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटो एक कैसे राजा की कल्पना करता है और आज की परिस्थितियों में वो राजा कहाँ तक सटीक बैठता है। तो प्लेटो के चिंतन का जो राजा है, क्या वो आज की परिस्थितियों में भी सही बैठता है, ये चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। तो देखो, आगे चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो एक प्रस्तावना दी गई है चैप्टर की, जो कि कुल मिलाकर हमें यही बताती है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर में क्या जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, जहाँ पर इस चैप्टर का पहला प्रश्न बताया गया है कि प्लेटो का आकार या प्रत्यय का सिद्धांत क्या है। देखो, पढ़ने के बाद ना आपको बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा, और अगर आपने ये किताब बहुत अच्छे से पढ़ ली ना तो थोड़ा सा ना आपका पॉलिटिक्स के प्रति सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। बट उसके लिए आपको ना एक एक लाइन बहुत ध्यान से समझनी भी पड़ेगी और साथ साथ चीज़ें ना अंत तक सुननी भी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप बीच में चीज़ों को मिस करते हो तो आप फिलॉसफी का ना आनंद जो होता है, फिलॉसफी का जो मज़ा होता है, उसे बीच में छोड़ दोगे। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो का आकार का सिद्धांत क्या है। तो प्लेटो अपने आकार के सिद्धांत में दो चीज़ें बताता है, जो मैं पहले समराइज़ कर दूँ ताकि पैराग्राफ आपको समझ में आ जाए। देखो, जो हम अपने आसपास दुनिया देखते हैं, ये दुनिया होती है भौतिक दुनिया। तो भौतिक चीज़ें क्या होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, भौतिक वस्तुएं हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आकृतियाँ हैं प्लेटो के हिसाब से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें वास्तव में दुनिया को चला रही हैं। लेकिन वो चीज़ें सिर्फ जो समझ सकता है वही बंदा दार्शनिक है, और वही चीज़ें आकार हैं। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आप कुर्सी, टेबल, मेज, टाइपराइटर, कंप्यूटर, जितनी भी ये भौतिक वस्तुएं हैं, इन्हें आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, इसके बारे में एक राय दे सकते हो। लेकिन मैं कहूँ, न्याय को देख सकते हो आप, स्वतंत्रता को देख सकते हो, समानता को देख सकते हो। तो न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जिसने शिक्षा के एक स्तर को पार कर लिया है, जिसने ना शिक्षा की जो सर्वोच्चता है वहां तक वो बंदा पहुंच चुका है। अब शिक्षा भी दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक शिक्षा जो आप ये किताब पढ़ रहे हो, दूसरी शिक्षा होती है आध्यात्मिक शिक्षा, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो चलो किताब से पढ़ के थोड़ा समझते हैं और ये चीज़ कैसे किताब में इंप्लीमेंट की गई ये भी समझते हैं। तो जितने भी यूनानी दार्शनिक हैं, ये सारे के सारे दार्शनिक संशयवाद की परंपरा पर प्रभावित है। संशयवाद का मतलब यह है कि संसार लगातार परिवर्तनशील होता है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, हर एक चीज़ का अंत हो जाता है। और प्लेटो इस चीज़ को अपनी किताब द रिपब्लिकन में एक कन्वर्सेशन के थ्रू शो करता है। उसके कन्वर्सेशन में यहाँ पर
उसका गुरु सुकरात, यानी कि सुकरात के माध्यम से वो अपनी बात कहेगा, और दूसरी तरफ उसके शिष्य होंगे। तो संशयवाद की परंपरा क्या कहती है? संशयवाद का दर्शन ये कहता है कि संसार निरंतर परिवर्तनशील होता है और यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। प्लेटो ये तर्क देता है कि ये जगत कैसा है? भौतिक जगत है। मैंने आपको बताया कि भौतिक वस्तुएं क्या होती है, भौतिक जगत क्या होता है। जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, क्या है? भौतिक जगत है। और जो भौतिक जगत है वो लगातार परिवर्तनशील होता है, और जो चीज़ परिवर्तन में हो सकती है उस पर विश्वास आप नहीं कर सकते। यानी कि जिन भी चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है वो अविश्वसनीय चीज़ है, ऐसा प्लेटो कह रहा है। और ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं जो लगातार परिवर्तनशील हैं, जिसमें हम विश्वास नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आकृतियां हैं। सीधी सी बात है, जिसे आप देख सकते हो वो एक आकृति तो होती है। तो प्लेटो कहता है ये सारी आकृतियां हैं, और ये सारी आकृतियां अविश्वसनीय हैं क्योंकि इसमें लगातार परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं आकृतियों के पीछे एक और संसार होता है जिसमें स्थायित्व होता है, यानी कि वो फिक्स होता है, उसमें विश्वसनीय होती है, यानी कि उसमें आप विश्वास कर सकते हो। और यही विश्वसनीयता का संसार, यही स्थायित्व का संसार प्लेटो कहता है आकार का सिद्धांत है, यही प्रत्ययों का संसार है। लेकिन इस आकार के संसार को हर कोई नहीं देख सकता, इस प्रत्यय के संसार को हर कोई नहीं देख सकता। इस आकार के संसार को सिर्फ वही देख सकता है जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसने शिक्षा को प्राप्त कर लिया है, जिसके सोचने का नजरिया औरों से अलग है। प्लेटो के आकार के सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें बड़े पैमाने पर वेस्टर्न फिलॉसफी में डिबेट हुई है, इस पर लगातार चर्चा हुई है, इसमें लगातार जो है नए नए सिद्धांतों के माध्यम से पुष्टि भी की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़े चिंतन का विचार है जिस पर बड़े पैमाने पर चिंतन किया जा सकता है। तो प्लेटो ये कह रहा है कि भैया आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसे आप देख सकते हो, वो आकृति है, लेकिन उसके पीछे एक छुपी हुई आकृति है जिसे हम आकार कहते हैं। तो प्लेटो के अनुसार आकार हमारे चारों ओर की वस्तुओं का निराकार प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि प्लेटो के अनुसार आकार का जो सिद्धांत है, आकार क्या होता है? एक निराकार होता है जिसका अपना कोई आकार नहीं है, और उसी चीज़ को जो समझेगा वही फिलॉसफर है। इनकी प्रकृति कालातीत होती है, ये अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी कि आकार जो होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये हमेशा के लिए होते हैं, इन्हें बुद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये अलौकिक होते हैं, इनकी कोई मूर्त नहीं होती, ये सब अमूर्त होते हैं। लेकिन जब आप भौतिक वस्तुओं की बात करते हो, देखो भाई प्लेटो जो आकार कह रहा है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, जैसे न्याय है, न्याय का जो सिद्धांत होगा वो हमेशा अपरिवर्तनशील है। प्राचीन काल में भी जो न्याय का सिद्धांत था वो ये था कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दूसरे से, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर न्याय है। और आज के टाइम पे भी न्याय का सिद्धांत वही है। व्यक्ति के विचार कितने होने चाहिए, व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार क्या होना चाहिए, जो पहले विचार थे यही आज भी है। तो जो विचार समानता है, जो न्याय है, जो स्वतंत्रता है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा क्या हैं, स्थिर हैं, इन पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हर कोई नहीं सोच सकता। ये निराकार हैं, ये दिखती नहीं है, इसके बारे में सिद्धांत देने पड़ते हैं, और इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने ज्ञान की सर्वोच्चता को चखा हो, ज्ञान की सर्वोच्चता तक बंदा पहुंचा हो। एक आम आदमी से पूछ लोगे आप न्याय क्या है, वो एक ना बहुत तुच्छ सी परिभाषा आपको देगा। लेकिन आप जब जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को पढ़ोगे, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के पढ़ोगे, सुकरात के न्याय के सिद्धांत पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार इन्होंने कुछ बात कही है। तो इसलिए ना फिलॉसफी एक ऐसा विषय है जो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो और इसका आनंद जब ही है जब इसके एक एक शब्दों को समझा जाए। तो प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो कह रहा है हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं वो सारी आकृतियां हैं, लेकिन उनके पीछे का एक संसार है जो निराकार है, और वो निराकार संसार ही क्या है? आकार का संसार है। जहाँ पर वो बहुत अच्छे से बता भी रहा है कि प्लेटो का आकार का सिद्धांत ये कहता है, इस धारणा से संबंधित है कि जैसा हमें भौतिक जगत दिखाई देता है, वास्तविक जगत ऐसा होता नहीं है। यानी कि जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, वास्तव में वो ऐसी होती नहीं है, वो तो सिर्फ एक परछाई है। जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सिर्फ एक परछाई है, उस पर्दे के पीछे भी कुछ है। और राजनीति का यही नियम है, जो दिखता है वो है नहीं, राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे होती है। प्लेटो के आकार का सिद्धांत का एक मुख्य विचार ये है कि प्लेटो के आकार को सिद्धांत को वही समझ सकता है जिसने ज्ञान के सिद्धांत के साथ संबंध स्थापित किया हो। प्लेटो का मानना है कि भाई ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ज्ञान की दो विशेषताएं होती हैं। पहली बात यह है ज्ञान निश्चित और अचूक होना चाहिए, यानी कि जिस भी चीज़ का आप ज्ञान कर ले रहे हो उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, ज्ञान का अपना लक्ष्य होना चाहिए जो सही तौर पर वास्तविक हो, यानी कि बिना लक्ष्य के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपसे पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप ये भी पढ़ लोगे, वो भी पढ़ लोगे, वो भी पढ़ लोगे, वो भी पढ़ लोगे, तैयारी करते रहोगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई आपसे कहे कि क्यों पढ़ रहे हो, और आप उसको एक वाजिब वजह दो कि भाई मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ,
मेरे को यूपीएससी क्रैक करनी है, मुझे पीसीएस क्रैक करनी है, मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी है, और उससे रिलेटेड अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो जो आपके ज्ञान का लक्ष्य है वो स्थित हो गया कि हाँ भाई मेरा लक्ष्य ये है, और उससे रिलेटेड आप संपूर्ण ज्ञान ले लो। ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, अचूक ज्ञान होना चाहिए कि उसके बारे में कोई भी आपसे पूछे तो फिर आपको उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हवाबाजी में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आता कुछ है नहीं। तो प्लेटो कह रहा है ज्ञान भाई ज्ञान के अंदर दो विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो ज्ञान निश्चित और अचूक होना चाहिए, यानी जिस चीज़ का आप ज्ञान ले रहे हो उसके बारे में फिर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज्ञान का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए, हवाबाजी में नहीं होना चाहिए। ज्ञान अटल, स्थायी और अपरिवर्तनशील होना चाहिए। आगे कह रहा है प्लेटो के अनुसार दार्शनिक अपनी बुद्धि के माध्यम से, जो फिलोसफर होते हैं वो अपनी बुद्धि के माध्यम से अच्छाई के आकार को समझ सकते हैं। हर कोई अच्छाई के आकार को नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता कि अच्छाई क्या है। कुछ लोग आपको डेफिनेशन दे देंगे लेकिन अपने विचारों में अच्छाई को लेकर नहीं आएंगे। तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक ही है जो अच्छाई को समझ सकता है। प्लेटो कह रहा है कि एक आदर्श समाज वो होगा जहां पर राजा अच्छाई के आकार को क्या कर देगा, स्थापित कर देगा। उसने कहा कि संसार दो भागों में बटा हुआ है, एक है आकृतियों का संसार जिसे हम देख सकते हैं और ये सदा परिवर्तनशील होता है। आकारों का संसार हमेशा पूर्ण होता है और अपरिवर्तनशील होता है। इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है। प्लेटो का मानना था कि जो दार्शनिक होते हैं ना भाई, दार्शनिक ये जगत से परे सद्गुण क्या है, न्याय क्या है, अच्छाई क्या है, इसको समझने में समर्थ होते हैं। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि जो लोग इन चीज़ों को समझ सकता है वही दार्शनिक हो सकता है, और दार्शनिक ही शासन कर सकता है। आम बंदा शासन के लिए उपयुक्त है नहीं। प्लेटो इसके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी देता है। प्लेटो कहता है अगर आप दार्शनिकों को सत्ता नहीं सौंप रहे तो आप ये मान के चलो अंधों को सत्ता सौंप रहे हो। प्लेटो ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। प्लेटो ने ये तक कह दिया है कि भाई देखो, अगर आपको एक जूता सही करवाना है तो आप स्पेशलिस्ट के पास ही जाओगे, आपको अपने इलाज करवाना है एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाओगे। तो देश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को आप एक हल्के बंदे के हाथ में कैसे छोड़ सकते हो, उसके लिए भी तो स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए हमें कि दो देश को चला सके। ये थोड़ी है किसी भी अरे गैरों को आप आए और सत्ता सौंप दी। तो प्लेटो कहता है ऐसे लोगों को सत्ता सौंपो जो सत्ता के लायक हो। अब प्लेटो इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देगा, बहुत गहरा एग्जाम्पल देगा गुफा का। तो देखो, प्लेटो गुफा के सिद्धांत में अपने शिष्य से बात करेगा जिसका नाम है ग्लूकोन। तो प्लेटो का जो गुफा का सिद्धांत है उसमें सुकरात और ग्लूकोन के बीच में एक संवाद दिखाएगा वो अपनी किताब द रिपब्लिक में, जिसमें वो ग्लूकोन को ये कहेगा कि भाई देखो ग्लूकोन, आप ना एक सिचुएशन को इमेजिन करो, यानी कि आपको एक परिस्थिति की कल्पना करनी है। इस परिस्थिति में क्या है कि एक अंडरग्राउंड गुफा है, गुफा में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप भी इसे इमेजिनेशन कर सकते हैं और फिर आप देखना कि चीज़ों में क्या अंतर है। तो सिंपल सी बात है, प्लेटो ये कह रहा है कि आपको इमेजिनेशन क्या करना है, एक अंडरग्राउंड गुफा है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसका सिर्फ एक ही द्वार है, गुफा का सिर्फ एक ही गेट है, और वो जो गेट है ना गुफा का, वो एक कठिन चढ़ाई के बाद आता है बाहर की तरफ। यानी कि अगर किसी को गुफा के बाहर निकलना है, मतलब गुफा के अंदर लाकर सबको कैद कर दिया गया है, और अगर आपको गुफा के बाहर निकलना है तो एक बहुत कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद आपको वो गेट दिखेगा। गुफा में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, सभी लोग नहीं, ध्यान रखना, अधिकांश जो लोग हैं वो जंजीरों में बंधे कैदी हैं। यानी कि एक अंडरग्राउंड गुफा है, उसमें बहुत सारे लोगों को लाकर रखा गया है, जिनमें से मैक्सिमम लोग एक कैदी के रूप में जिन्हें जंजीरों से बांधा गया है। गुफा का एक ही गेट है जो एक कठिन चढ़ाई के बाद सामने आता है। जितने लोग जंजीर से बंधे हैं उनका मुंह गुफा की पिछली दीवार की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि वो सिर्फ दीवार को देख सकते हैं और कुछ किसी चीज़ को नहीं देख सकते। वो व्यक्ति ना तो हिल सकते हैं और ना ही अपने सिर मोड़ सकते हैं, लेकिन उनके पीछे एक आग जल रही होती है, और उस आग के उजाले की वजह से उन्हें ना गुफा की दीवार पर कुछ परछाइयाँ दिख रही हैं। अब गुफा पे जो परछाइयाँ दिख रही हैं वो अन्य व्यक्तियों की हैं। गुफा में देखो, कुछ व्यक्ति तो हो गए जो जंजीरों से बंधे हैं, कुछ व्यक्ति और कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे जो वस्तुओं को ढो रहे हैं, लेकिन जो कैदी हैं केवल वो परछाइयों को देख सकते हैं, क्योंकि ना तो वो अपना मुंह मोड़ सकते हैं और ना ही अपने आप को हिला सकते हैं। यानी कि अब तक इमेजिनेशन का पार्ट सिर्फ इतना सा है। प्लेटो कह रहा है एक गुफा है, गुफा का सिर्फ एक ही गेट है जो कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको दिखाई देगा। गुफा में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं, कैदी हैं, जिन्हें जंजीरों से बांध रखा है। उनके पीछे एक आग जल रही है, और उस आग के उजाले की वजह से वो लोग गुफा की दीवार पर सिर्फ कुछ परछाइयाँ देख सकते हैं। गुफा में जो बाकी लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई सामान ढो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो कैदी हैं उन ढोने वाले लोगों को या फिर और काम करने वाले लोगों की सिर्फ परछाइयाँ देख सकते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ना तो हिल सकते हैं और ना ही पीछे मुड़ सकते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, अब कुछ बातें भी हो रही हैं गुफा के अंदर।
अब गुफा में जो कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन गुफा में आवाज़ गूंज रही है। आवाज़ गूंजने की वजह से समझना बड़ा मुश्किल है भाई कि लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हुए कठिनाइयाँ और भी बताई जाती हैं कि एक कैदी के लिए मुक्त होने की स्थिति में बड़ी समस्या है कि कैदी मुक्त होगा तो कैसे होगा, क्योंकि गुफा में सिर्फ और सिर्फ परछाइयाँ हैं, हालांकि ठोस वस्तुएं भी हैं, लेकिन वो बंदा क्या हो जा रहा है, एकदम से कंफ्यूज हो जा रहा है, भ्रमित हो जा रहा है। लेकिन फिर भी उन कैदियों में से एक कैदी होगा जो लगातार प्रयास रखेगा, लगातार प्रयास करेगा, लगातार प्रयास करेगा, और प्रयास करते 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 वो गुफा के उस गेट तक पहुंच जाएगा भाई, जिस गेट से बाहर निकला जा सकता है। और जैसे वो बंदा गुफा से निकलेगा, उसे दिखाई देगी सूर्य की रोशनी, उसे दिखाई देगा चांद और तारों का सौंदर्य। और भाई जब वो बाहर की दुनिया देखेगा तो वो कहेगा वाह क्या संसार है, ये होता है संसार। अंदर क्या है, एक अंधेरी गुफा, कैदी, बंदिशें, परछाइयां देख के जीवन व्यतीत करना है, और बाहर क्या है, चांद तारों का सौंदर्य है। अब ये बंदा सोचेगा मैं यहीं रहूं, क्योंकि गुफा का जीवन तो नरक है, जीवन तो कहाँ का अच्छा है, बाहर का अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा भाई प्लेटो का। प्लेटो अपनी बात सुकरात के माध्यम से कह रहा है। सुकरात कहता है नहीं, इस नए बंदे को गुफा के बाहर आना नहीं चाहिए, मतलब गुफा के बाहर आ गया, उसने रास्ता देख लिया, लेकिन अब बाहर ही नहीं रहना चाहिए, इस बंदे को वापस गुफा में जाना चाहिए। वापस जब ये गुफा में जाएगा तभी इसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। जब ये वापस गुफा में जाएगा, जब ये और लोगों को बाहर के बारे में बताएगा और उन व्यक्तियों को भी उस अंधेरे से बाहर निकालेगा, तभी ये सच्चा ज्ञानी माना जाएगा। ये नहीं कि खुद बाहर आ गया दूसरों को अंदर रहने दे, नहीं, इसे अंदर जाना होगा, बाहर की दुनिया के बारे में बताना होगा, अपने जो भी इसने एक्टिविटी करके बाहर पहुंचा उसके बारे में बताना होगा, और साथ साथ और लोगों को बाहर निकालना होगा। अब यहाँ पर आप देखो, इस इमेजिनेशन को सिर्फ आप गुफा का एक एग्जाम्पल मत समझो, ये बहुत ही गहराई भरा उदाहरण है जिसमें प्लेटो ये कह रहा है कि भाई देखो, ये जो गुफा है ना, ये अज्ञानता का प्रतीक है, क्योंकि अंधेरा हमेशा अज्ञानता का प्रतीक होता है। जो आज का संसार है, इसमें आधे से ज़्यादा लोग अज्ञानी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े संसार में रह रहे हैं, सिर्फ उनकी परछाइयों को देख रहे हैं। अगर कहीं पर दंगे फसाद, खून खराबा कुछ हो रहा है तो देख के उसे इग्नोर मार दे रहे हैं, वो उससे बाहर निकलने के बारे में सोच नहीं रहे, वो ये मान के चल रहे हैं यार हम हैं ही ऐसे और हम कुछ कर नहीं सकते। दुनिया के 99% लोग यही सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, बदलाव लाना नहीं चाह रहे हैं। तो गुफा है किसका प्रतीक, अज्ञानता का प्रतीक। बंधे हुए व्यक्ति हैं अज्ञानी, जो डेली रूटीन वही एक काम कर रहे हैं, उनसे पूछो भाई देश में ये हो रहा है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उठी हुई दीवारें उनके चिंतन की सीमा है, यानी कि वो इसके बाहर कुछ देख नहीं सकते। एक आम आदमी अपने परिवार, अपना घर, अपने रिश्तेदार, इससे बाहर कुछ देख नहीं सकता। वो ये देख ही नहीं सकता कि देश को कैसे चलाया जाए, वो कभी दार्शनिक बन ही नहीं सकता। तो गुफा अज्ञानता का प्रतीक है, बंधे हुए व्यक्ति अज्ञानियों के प्रतीक हैं, और जो दिख रही है ना दीवार पे परछाइयां, वो ये दिख रही है कि वो इससे बाहर देख नहीं सकते। एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए अपनी गली, अपना परिवार, अपने खानदान से आगे कुछ होता ही नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता होगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। अब प्लेटो कहता है ये सारी चीजें भ्रांतियां हैं, ये सब हम अपनी इंद्रियों से बोध कर सकते हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा से देख सकते हैं, ये सब मिथ्या है, झूठ है, वास्तविकता नहीं है, हम उसे देख नहीं पाते। प्लेटो के लिए जो हमारा ये संसार है, ये वास्तविक संसार की नकल है, और जो हम देखते हैं वो सारी परछाइयां हैं। अगर हमें वास्तविकता को समझना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, और एक सच्चा ज्ञान ही इन वास्तविकताओं को हमें समझा सकता है। जब हम अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ देंगे ज्ञान रूपी हथौड़े से, तब हम सही में संसार को समझ पाएंगे। तब पहली बार हमारी आंखों की चकाचौंध सत्य को जान पाएगी, और जब हम सत्य को जान लेंगे तो अज्ञानता को खत्म करेंगे। फिर हम ये बताएंगे अज्ञानता की राह में क्या क्या कठिनाइयां हैं, और जितने भी लोग अज्ञानी हैं उन्हें भी बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। प्लेटो कहता है ज्ञान कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। एक ज्ञान होता है इंद्रिय बोध। इंद्रिय बोध वो ज्ञान होता है जो हम अपनी आंख नाक कान जीभ त्वचा से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है आध्यात्मिक बोध। इंद्रिय बोध से हम जो है इस आभास का जगत कर सकते, ये जो जगत है इसका आभास कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों की मदद से जो भी चीज़ें हम सीख पा रहे हैं वो मिथ्या है, परछाइयाँ हैं। अगर आपको वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना है तो वो इंद्रियों से नहीं समझ सकते आप, उसके लिए आपको आध्यात्मिक बोध होना होगा, आपके मन से आवाज़ आनी होगी, उसके लिए आपको विशेष ज्ञान की जरूरत होगी, आपकी बुद्धि को एक विशेष तरीके से सोचना होगा। और ऐसे दुनिया में सिर्फ बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत सारी उपभोक्ता होती है, सामान का प्रयोग करना जानती है, सामान को बनाना नहीं जानती है। लेकिन 1% लोग होते हैं ऐसे। तो ज्ञान कितने प्रकार का, 2, एक इंद्रिय बोध है, एक आध्यात्मिक बोध है। प्लेटो आध्यात्मिक बोध को सबसे अच्छा बोध बताता है। प्लेटो का यह मानना है कि आध्यात्मिक बोध के माध्यम से इस सत्यता का प्रयास किया जा सकता है।
चीज़ों के पीछे की बातें समझी जा सकती हैं और आध्यात्मिक ज्ञान जब भी हो सकता है जब विचारों की क्षमता हो, और विचारों की क्षमता जब भी आ सकती है जब आप ज्ञान के एक उच्च स्तर को प्राप्त कर चुके हो। संक्षेप में अपनी किताब रिपब्लिकन में प्लेटो आकार के जगत को समझाने के बारे में गुफा के दृष्टांतों का प्रयोग करता है, जहां वो कहता है कि एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन गुफा में बिता दिया है, उसने सिर्फ परछाइयों को देखा है, अब जब वो सत्य को देखेगा तो बाकी लोगों को भी वहां तक ले जाना चाहेगा। कुल मिलाकर प्लेटो ये कहना चाहता है कि जो पूर्ण ज्ञानी है सिर्फ उसी को समाज और देश को चलाने का अधिकार होना चाहिए, और जो अज्ञानी हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्ञानियों की बात ही माननी चाहिए, इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप सो मैं आपको प्लेटो के आकार के सिद्धांत को समझाने में सफल हो पाया हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चैप्टर से पहला प्रश्न भी यहीं पर कंप्लीट होता है कि प्लेटो आकार का सिद्धांत क्या है और उसमें उसने गुफा का क्या एग्जाम्पल दिया है। आगे चैप्टर में प्लेटो के दार्शनिक राजा के विचार के बारे में बताई जाएगी। तो प्लेटो के अनुसार एक दार्शनिक राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इस बात की बात हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।